हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन सीआरपीसी के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय ऑप्शन ए ओनली एंड ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, option B only on the order of state government, option C the investigating agency of its own motion or the order of the court, and option D only on the order of SP। देखिए जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है वंस अंडर, देखिए 173 सेक्शन 173 में तो चार्जशीट फाइल किया जाता है। तो चार्जशीट फाइल करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया जा सकता है, और लेकिन वो जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होता है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है बहुत सारे केस में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर सपोज अ पर्सन हैज बीन इन कोमा आफ्टर बीइंग ग्रीवियसली हर्ट, ठीक है ना, तो चार्जशीट जब फाइल हो रहा है तो उसमें तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में चल के अगर उनका डेथ हो जाता है, उस पर्सन का अगर डेथ हो जाता है, तब जाकर के सेक्शन 302 लगाया जाएगा, मर्डर का चार्जेस लगाया जाएगा, और वो लगाया जाएगा विद अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत होता है। और भी ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे केसेस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है ये एग्जीक्यूटिव के अपने डोमेन है, एग्जीक्यूटिव खुद कर सकता है। मतलब वो कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है, लेकिन वो कोर्ट मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो खुद भी कर सकता है। इसमें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, राइट। तो दिस इज द आंसर। So this is the explanation that is given here, right? And let us move on to our next question. Next question ये है, the power of High Court of revision has been provided under which section of the CRPC, Criminal Procedure Code? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, सेक्शन 400, 410, 401, 409। अब देखिए इसमें सही आंसर कैसे सिलेक्ट करना है। आप लोगों को पता होगा कि सेक्शन 406 से लेकर के सेक्शन 412 तक, सेक्शन 406 से लेकर के 412 तक सीआरपीसी के दिस सेक्शंस डील्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ केसेस, ठीक है ना। जब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है तब जाकर के 406 टू 412 में आता है। तो देखिए सेक्शन 410 और सेक्शन 409 ये तो आज आ गया इसी के अंदर, है ना। तो फिर ये दो ऑप्शन शुरू में ही एलिमिनेट हो जाता है। रिवीजन के बारे में जो जिस सेक्शन में कहा गया है दैट इज अंडर सेक्शन 395 टू 405, इन सेक्शंस के अंदर रिवीजन्स के बारे में कहा गया है। तो इसमें क्या क्या आता है, ऑप्शन ए जो 400 एंड ऑप्शन सी 401, ये दो इन दोनों के बीच में आता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी अमंग दिस टू, ए एंड सी। अब देखिए जो सेक्शन 401 होता है दैट इज अबाउट द रिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट, वेयर एज सेक्शन 400 इज अबाउट द रिविजनल पावर ऑफ सेशन कोर्ट, ऑफ सेशन कोर्ट, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, ठीक है ना दोस्तों। दिस इज द एक्सप्लेनेशन हियर इज गिवन। Let us move on to the next question. The next question is, when can a trial court release an accused on bail under section 389 clause 3 of CRPC after conviction? तो देखिए section 389 this is talking about the release of the accused जब conviction होने के बाद in appeal, ठीक है ना, appeal में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कन्विक्शन हो गया, मान के चलो ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हो गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ही जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको बेल में रिलीज कर सकता है। नॉट इन ऑल केसेस, नॉर्मली तो ये पावर अपीलेट कोर्ट के पास होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ट्रायल कोर्ट के पास भी ये पावर होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो जो कंडीशंस दिया हुआ है वो सेक्शन 389 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। उसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए इज दैट वेयर द एक्यूज्ड इज ऑन बेल and imprisonment is not exceeding 3 years. This is the option A. Option B is where the accused is on bail and the imprisonment is not exceeding 5 years. Option C is where the accused is on bail and the imprisonment is not exceeding 7 years. And option D is where the offense is exclusively bailable whether accused is on bail or not.
ठीक है ना। तो अंडर सेक्शन 389 क्लॉज 3 इसमें दो कंडीशंस दिया हुआ है जहां पे ट्रायल कोर्ट रिलीज कर सकता है कन्विक्टेड पर्सन को इन बेल। उस पे कंडीशन ये है कि व्हेन द एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड द कन्विक्शन इज नॉट फॉर मोर देन 3 इयर्स। अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा राहुल गांधी के केसेस में, जैसे जो डिफेमेशन की जो केस हुई थी उसमें कन्विक्शन हो गया था ट्रायल कोर्ट में, लेकिन उसमें इम्प्रिजनमेंट कितने कितने दिन के लिए था, 2 साल के लिए, 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। एंड द एक्यूज्ड वाज ऑन बेल एज वेल, ठीक है ना। तो राहुल गांधी को जो कि कन्विक्टेड पर्सन था इन दैट केस, उस केस में ट्रायल कोर्ट से ही बेल मिल गया था, ठीक है ना। तो दिस इज वन कंडीशन एंड द अनदर कंडीशन दैट इज प्रोवाइडेड इज दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द एक्यूज्ड इज ऑन बेल, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है, वेयर द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली बेलेबल एंड व्हेन द एक्यूज्ड इज ऑन बेल और नॉट, मतलब ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर एक्यूज्ड बेल पे होगा तो ही ट्रायल कोर्ट बेल दे सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, where the accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years, ठीक है ना। 5 years या 7 years के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है और ये भी इनएप्लीकेबल हो गया, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है ना दोस्तों। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन इज गिवन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of CRPC deals with inquest report on suicide? क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऑन सुइसाइड। अब देखिए ये जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में किस सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 174 से लेकर के सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी, इन सेक्शंस के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। मतलब आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट 173 में चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है, सेक्शन 173 में। इसके बाद सेक्शन 174 से 176 इज अबाउट इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 181 तो यहीं पे आउट हो जाता है, क्योंकि देखिए सेक्शन 181 तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट इस सेक्शन में आता ही नहीं है। इनफैक्ट सेक्शन 177 से क्या स्टार्ट होता है, द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। सो सेक्शन 181 इज अबाउट दिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो ये यहीं आउट हो जाता है। फिर आता है सेक्शन 174, 176, 1A। देखिए सेक्शन 176, 1A, दिस इज अबाउट इंक्वेस्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ रेप, इन केस ऑफ रेप। तो ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। देखिए ये 1A ऐड है ना, तो समझ में आ रहा होगा कि ये ऐड किया गया है। विथ रिगार्ड टू द इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऑन सुइसाइड, सेक्शन 174 में कहा गया है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए सेक्शन 175 किस चीज को लेकर के है, सेक्शन 175 इज अबाउट द पावर टू समन पर्सन बाय पुलिस ऑफिसर। तो सेक्शन 175 भी नहीं हुआ है ना। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 174, दैट इज ऑन सुइसाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे ये है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो वारंट टू हुम डायरेक्टेड, सेक्शन 72। देखते हैं हम लोग, सर्च ऑफ द प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, सेक्शन 94। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, सेक्शन 125। ऑल्टरिंग द अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 128। अब देखिए सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक इट इज अबाउट मेंटेनेंस। तो वाइफ के लिए मेंटेनेंस की जो ऑर्डर देता है कोर्ट, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 125, और इसी का जो प्रोसीजर है वो कहा गया है सेक्शन 128 में, राइट। तो जो ऑल्टरिंग का जो प्रोविजंस है ऑल्टर करने का, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 127। देखिए वारंट टू हुम डायरेक्टेड, सेक्शन 72, दिस इज करेक्ट। Search of place suspected to contain stolen property of is section 94. This is also correct, and this is also correct. So this is the only option which is wrong. So यहाँ पे question है not correctly matched, right? So the answer will be option D. Option D, right? Next question. Which of the following is correctly matched? यहाँ पे correctly matched दिया गया है, ठीक है ना। देखिए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 192। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट बाय सीजेएम, सेक्शन 190। देखिए कॉग्निजेंस जो मैजिस्ट्रेट होता है वो कॉग्निजेंस किस सेक्शन में लेते हैं, सेक्शन 190 में लेते हैं, ठीक है ना।
और सेक्शन 192 में सीजीएम जो है वो केस को मेकओवर करते हैं। केस मेकओवर करने का मतलब होता है कि एक हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में केस को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑपोजिट, मतलब ये आएगा सेक्शन 190 पे और ये आएगा सेक्शन 192 पे, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गया, ये दो ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए सी में क्या गया है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय सेशन कोर्ट सेक्शन 193, ऑप्शन डी इज प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस सेक्शन 196। अब देखिए सेक्शन 196 किस चीज को लेकर के है, इसमें दिया गया है कि जो अंडर सर्टेन केसेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ता है फॉर प्रोसिक्यूशन, फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 196। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय सेशन कोर्ट। 193 में क्या कहा गया है कि नॉर्मली सेशन कोर्ट, सेशन जज कॉग्निजेंस नहीं ले सकता एक्सेप्ट फॉर दोज केसेस वेयर द कोड अलाउज। तो कोड में जिस केसेस के बारे में कहा गया है, कंडीशंस के बारे में कहा है, सिर्फ उसी केस में कॉग्निजेंस ले सकता है सेशन जज। नॉर्मली कॉग्निजेंस कौन लेते हैं, मैजिस्ट्रेट लेते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, राइट। So this is what the explanation is given, right? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of CRPC deals with the inherent power of high court? देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 480, 151, 473 एंड 482। तो देखिए सेक्शन 467 से लेकर के सेक्शन 473 तक, दिस सेक्शन इज अबाउट लिमिटेशन ऑन कॉग्निजेंस, ठीक है ना। तो सेक्शन 473 तो पहले ही आउट हो गया क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट द लिमिटेशन ऑफ कॉग्निजेंस, दिस इज अबाउट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। फिर आता है सेक्शन 474 से लेकर के 484, दिस इज अबाउट द मिसलेनियस पावर, जिनमें से सेक्शन 482 डील्स विद द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। सेक्शन 482 डील्स विद द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। और सेक्शन 151 जो कहा गया है, सेक्शन 151 की जो सीपीसी है, सीपीसी के सेक्शन 151 डील्स विद द इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। क्योंकि सीपीसी में सिविल केसेस में कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, लोअर कोर्ट के पास भी होता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, सिर्फ हाई कोर्ट के पास, मतलब हायर कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 482, राइट, सेक्शन 482। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज एडेड टू सीआरपीसी। इसमें तो इसको अमेंड करके ही ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक्ट ऑफ 2006, सॉरी, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी रिजेंबल विद द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट होता है वो कब इशू किया जाता है, जब किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है, ठीक है ना। जब स्टेट या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को इलीगली डिटेन करता है तो हैबियस कॉर्पस की रिट इशू किया जाता है। तो देखिए सेक्शन, ये जो सेक्शन 91 से लेकर के सेक्शन 105 तक, 106 तक, इसमें कहा गया दिस इज अबाउट सर्च एंड सीजर। तो इनमें से देखिए सेक्शन जो 97 है, दिस इज अबाउट व्हेन कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर, मतलब लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर व्हेन अ पर्सन इज इलीगली कन्फाइंड। तो किसी प्लेस के सर्चिंग के ऑर्डर दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट सर्चिंग के ऑर्डर दे सकता है। सो दिस इज व्हाट समवट रिजेंबल with the writ of habeas corpus, ठीक है ना। So the correct answer is option C. So that is all for this class today. We will continue our discussion in the next class. Thank you.